सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोग के इस YouTube चैनल पर मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो एक बार विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। आई बात समझ में? आज मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि एक रोचक जानकारी दूं, जिससे कि जो है आप लोगों को नई नई जानकारियां मिलती रहें। तो इस क्रम में सबसे पहले यदि देखा जाए तो विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों वह होता है रुकना या ठहरना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करने के पश्चात जब हम थक जाते हैं तो हमें आराम की जरूरत पड़ती है। तो आराम का ही दूसरा रूप विराम होता है। पहले विराम, उसके बाद आराम। यही कंडीशन लागू होती है लेखन कार्य में या फिर पढ़ने के योग में। अगर देखा जाए तो भी तो लेखन कार्य करते समय क्या होता है कि हमारा मन मस्तिष्क जो होता है एक तरीके से हमेशा काम नहीं करता, और उसमें पूर्णता लाने के लिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारा लेखन कार्य पूर्ण हो, इसके लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? जैसा कि मैंने लिखा है कि विराम चिन्हों की आवश्यकता यहाँ पर, तो विराम चिन्हों की आवश्यकता यही होती है कि उसमें पूर्णता लाने के लिए और शुद्धता लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। लेखन कार्य करते समय या फिर पढ़ते समय हमें उसमें पूर्णता, स्पष्टता और शुद्धता लाने के लिए हमें विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? अब अगर शाब्दिक अर्थ की जैसे हमने चर्चा की तो इसका अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। इसका प्रयोग क्या है कि पाठक के भावबोध को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए, पाठक के भावबोध को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सरल एवं सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? कुछ रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे हिंदी में एकमात्र विराम चिन्ह है, हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह है जिसका नाम है पूर्ण विराम। आई बात समझ में? और अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेष विराम चिन्ह जो हैं वो कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और तीसरी बात जो हमारे सामने निकल करके आती है कि सबसे ज्यादा प्रयोग, कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग हिंदी में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मित्रों, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह जो है वो क्या है? अल्प विराम है। क्या है? अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। और दूसरे स्थान पर प्रयोग होने वाला जो है वो क्या है? योजक चिन्ह है। आई बात समझ में? पहले स्थान पर जो है अल्प विराम का प्रयोग ज्यादा होता है और उसके बाद जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और रही बात आवश्यकता विराम चिन्ह की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पष्टता, भावबोध, सरलता, सुगमता और स्पष्टता के लिए लेखन कार्य करते समय, जब हम लेखन कार्य करते हैं तो उसमें स्पष्टता हो, सुगमता हो, भावगम्यता हो, आदि के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? तो अब देखिए, यहां पर जो हमारे सामने बात निकल करके आती है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ विराम चिन्हों की हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। आई बात समझ में? नंबर 1 है, देखा जाए पूर्ण विराम। नंबर 1 क्या है? पूर्ण विराम। उसके बाद नंबर 2 विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का चिन्ह इस तरीके से होता है। और नंबर 3 जो है वो निकल करके आता है प्रश्न सूचक।
प्रश्न सूचक। नंबर 4 अल्प विराम। नंबर 5 अर्ध विराम। तो अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम का चिन्ह ये है और अर्ध विराम का ये है। नंबर 6 उपविराम। नंबर 6 उपविराम या फिर अपूर्ण विराम। उपविराम या फिर अपूर्ण विराम, इसका जो चिन्ह होता है मित्रों इस तरीके से होता है। और नंबर 7 जो है नंबर 8 है, नंबर 7 पुनरुक्ति सूचक और नंबर 8 है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या फिर इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। इसमें दो तरीके के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस तरीके से भी होता है, आई बात समझ में। इसके बाद होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को मित्रों एक नाम से और जानते हैं, जैसे है संक्षेप या फिर संकेत। ये 3 नामों से जाना जाता है और यह आपके लिए जान लेना बहुत आवश्यक है कि इसमें से कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि लाघव चिन्ह ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा कि संक्षेप चिन्ह क्या होता है। आई बात समझ में। तो इसलिए इसकी भी जानकारी होना अति आवश्यक है। आई बात समझ में। अब है 10वां है त्रुटि पूरक या इसको किस नाम से जानते हैं, हंस पद। त्रुटि पूरक या फिर हंस पद। और इसका सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है। आई बात समझ में। चिन्ह का अर्थ मित्रों क्या होता है, आपसे पूछा जाए चिन्ह का अर्थ क्या होता है, प्रतीक। क्या होता है, प्रतीक। और विराम का मैंने बताया ही था आपको, विराम का क्या होता है, रुकना या फिर ठहरना। और चिन्ह का अर्थ क्या होता है, प्रतीक। आइए इसके आगे है मित्रों, यहां पे नंबर डाल दे रहे हैं 11वां योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है समासक चिन्ह। योजक चिन्ह को मित्रों, योजक चिन्ह को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है समासक चिन्ह। इसको कभी कभी समासक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। समासक चिन्ह के भी, इसको समासक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जैसे है ये। इसके बाद यदि हम विचार करें
तो निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह के बाद फिर उसके बाद विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह के बाद रेखा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का सिंबल जो होता है यदि इससे थोड़ा बड़ा होता है, विवरण चिन्ह का, रेखा चिन्ह का सबसे बड़ा होता है। एक और है मित्रों, टीका या टिप्पणी सूचक, टीका या टिप्पणी सूचक होता है। इसको हम स्टार के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? इसको हम स्टार के नाम से भी जानते हैं। एक और बना दे रहा हूं, अगला है टीका या टिप्पणी सूचक के बाद में अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण चिन्ह जो होते हैं ये ट्रिपल यक्स होता है, इसमें ट्रिपल यक्स। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक का जो सिंबल बनता है मित्रों वो इस तरीके से बनता है। और अगला है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक और तत्पश्चात दिशा सूचक। दिशा सूचक और उसके पश्चात लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होते हैं? इसको क्या बोला जाता है मित्रों? लोप चिन्ह, जिसको कि हम लोग क्या जानते हैं? ये 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है सर्पाकार, इसको छोटा कोष्ठक, यदि हम गणित की भाषा में विचार करें तो इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसको मझला कोष्ठक बोलते हैं, और इसको जो है बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में यदि हम देखें तो इसको बोलते हैं वर्गाकार। आई बात समझ में? मित्रों आइए सारे विराम चिन्हों को एक साथ पढ़ा जाए। आई बात समझ में? जैसा कि हमने पहले आपको समझाया था कि पूर्ण विराम और उसके बाद फिर विस्मय बोधक, फिर उसके बाद प्रश्न सूचक, अल्प विराम, अर्ध विराम,
उपविराम या फिर अपूर्ण विराम, ये है। और उसके बाद में है पुनरुक्ति सूचक, उसके पश्चात है अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह, एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, लाघव, संक्षेप या फिर संकेत चिन्ह इसको कहा जाता है। त्रुटिपूरक, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, त्रुटिपूरक हंस पद या फिर काक पद इसे कहा जाता है। आई बात समझ में। और इसके पश्चात मित्रों समासक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह का सिंबल ये है, निर्देशक चिन्ह का इसके सामने है। इसके पश्चात विवरण चिन्ह आता है, फिर उसके बाद रेखा चिन्ह आता है, फिर टीका या टिप्पणी सूचक आता है जो कि एक स्टार के माध्यम से इसको लिखा जाता है। अपूर्ण चिन्ह ट्रिपल एक्स होता है। उसके पश्चात समाप्ति सूचक चिन्ह, उसके पश्चात तुल्यता बोधक और उसके पश्चात दिशा सूचक और कोष्ठक। जैसा कि मैंने बताया है कि कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में यह है साधारण कोष्ठक या फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। लोप चिन्ह का प्रतीक इस तरीके से लिखा जाता है या फिर बनाया जाता है। आई बात समझ में। तो मित्रों इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में विराम चिन्हों का, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इस तरीके से मित्रों आज हम लोगों ने इस वीडियो में विराम चिन्हों का अध्ययन किया और इसके पश्चात कल हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, आपके साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।